नमस्कार, कशिश न्यूज के खास बुलेटिन में, खास खबर की इस खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है। और दिन भर में क्या खास खबर रही, इसकी शुरुआत हम करते हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के मामले में फंस गई सरकार। जी हाँ, सरकार के मंत्री हैं, इनके गिरफ्तारी को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि गिरफ्तारी सही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि यह सही नहीं है। बीजेपी के विधान पार्षद रजनीश कुमार ने भी कुछ इसी तरीके का ट्वीट किया है। भाकपा माले के नेता पहले से ही गिरफ्तारी की खबर के साथ ही उन्होंने ट्वीट कर दिया था। तो ये ट्वीट वार के साथ सवाल खड़े किए जा रहे हैं गिरफ्तारी को लेकर, और सरकार मौन है। आरजेडी हमलावर है। कांग्रेस की तरफ से उनकी पत्नी रंजीता रंजन ने बयान दिया है कि पप्पू यादव की हत्या की साजिश रची रह जाएगी। लेकिन इन सब के बीच खबर ये आ रही है कि मधेपुरा में 1989 में 32 साल पहले एक अपहरण के मामले में इनके खिलाफ 22 तारीख को गिरफ्तारी का वारंट निकला था। उसी वारंट के सिलसिले में मधेपुरा पुलिस पटना पहुंच भी गई है और कहा यह जा रहा है कि इस मामले में इनकी गिरफ्तारी की जो तैयारी है, इनको मधेपुरा ले जाया जाएगा और उसी अपहरण के मामले में इनकी गिरफ्तारी होगी। सरकार है, सरकार के पास बहुत कुछ रहता है और कहते हैं कि वो इन सब तरह की चीज़ों को बचा कर, समय का इंतजार करती है, बचा कर रखती है। लेकिन जिस तरीके का आक्रोश है, भले ही आज 89 के मामले के अपहरण के मामले में आप उन्हें जेल भेज दें, लेकिन सरकार की इस कार्यशैली पर सवाल उठना तो लाजमी है कि पप्पू यादव अभी लगातार सरकार के कोरोना को लेकर जो तैयारी है उसको वो एक्सपोज कर रहे थे। ऐसी स्थिति में अगर पप्पू यादव पर कार्रवाई होती है तो ये साफ संकेत है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद आज पूरे दिन उन्हें गांधी मैदान थाने में रखा गया है। मधेपुरा पुलिस पहुंच गई है और जो खबरें मिल रही हैं कि मधेपुरा पुलिस कुमारखंड के उस अपहरण के मामले में जो वारंट निकला है उसी में इनकी गिरफ्तारी शो करेगी और तमाम पुलिसकर्मी इनको लेकर मधेपुरा के लिए रवाना हुए। चलिए, हमारे साथ मरगूब आलम जुड़ गए हैं। मरगूब आलम से हम बात करते हैं। मरगूब आलम, क्या वाकई में मधेपुरा के मामले में ही गिरफ्तारी हो रही है? संतोष जी, 2-3 महत्वपूर्ण अपडेट है। पहला यह कि अभी से ठीक आधा घंटा पहले जिला प्रशासन ने एक मामला दर्ज कराया है, जिस मामले में पीएमसीएच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, आपदा महामारी एक्ट के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 145, 188, 269, 353, आपदा की धारा 51, 52, 54 और महामारी रोग अधिनियम के तहत कराया गया है पप्पू यादव के खिलाफ। ये मामला अवेलेबल है, लेकिन इस मामला में एक महत्वपूर्ण चीज है संतोष जी की नीचे एक लाइन जोड़ा गया है, सरकारी काम में बाधा। तो सरकारी काम में बाधा का मामला अगर है तो इन्हें स्थानीय थाने से बेल नहीं भी दे सकती पुलिस, वो पुलिस के विवेक पर है। लेकिन एक नया जो मामला आया था कुमारखंड नवासी का, जिस मामले में अपहरण का मामला है 364 आईपीसी धारा के तहत, और ये मामला 30 साल से ज्यादा का है। इस मामले में 22 मार्च को एक कह सकते हैं समन जारी हुआ था, वो कुर्की वाले था अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो इनकी कुर्की करे। इस मामले में मधेपुरा में जो एसडीपीओ हैं मनीष कुमार दल बल के साथ पहुंचे हैं अभी से 1 घंटा पहले, और अभी फिलहाल इस पूरे मामले में वहां कागजी जो मरहला है वो पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। 2 महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि इस मामले में इनकी गिरफ्तारी होगी, इनको यहाँ से सीधे इनका मेडिकल कराया जाएगा गांधी मैदान थाने में और सीधे पुलिस जेपी इनको लेते हुए मधेपुरा चली जाएगी। दूसरा जो मामला दर्ज हुआ है पेलौर थाने, उस मामले में पुलिस यहाँ इनको बेल देगी और अपना पल्ला झाड़ लेगी ये कि इनके खिलाफ चूंकि न्यायालय का मामला था, इसीलिए उसी निर्देश पर इनको गिरफ्तार किया गया था। ये पूरी तरह जो कवायद है, पूरी तरह कवायद जो विरोध लगातार राजद, कांग्रेस और इनके 2 प्रमुख दल हैं, विकासशील इंसाफ पार्टी संतोष जी और मांझी ने खुद ट्वीट किया है कि ये बिल्कुल गलत है। रजनीश जो बीजेपी के एमएलसी हैं, जो कुछ दिनों तक उपनेता थे बिहार विधान परिषद में, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, तत्काल रिहाई होनी चाहिए। तो अभी तो बीजेपी में है, तो इसका मतलब सीधा माना जाएगा कि बीजेपी ने विरोध किया।
तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर बचाने के लिए सरकार ने इस पूरी कवायद को मधेपुरा के मामले से पप्पू यादव की गिरफ्तारी को जोड़ दिया है और ये पूरा मामला है मधेपुरा पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी और यहाँ से ले जाके फिर वहाँ जो प्रोसीड्योर है उसके अनुसार वहाँ उनको प्रस्तुत करेगी और फिर उस पूरे मामले में वो जेल चले जाएंगे। तो पटना पुलिस ने अपनी पूरी कवायद से पल्ला झाड़ लिया है और उनको आईपीसी धारा के तहत जो मामले दर्ज हुए तिरभवन में उसमें बेल दे दिया जाएगा और मधेपुरा पुलिस कुमारखंड की पुलिस इनको यहाँ से लेकर के मधेपुरा चली जाएगी। अभी तक का जो पूरा सीन दिखाई दे रहा है, जो पूरी कानूनी प्रक्रिया वो यही दिखाई दे रही है और निश्चित तौर पर आगे अगर इसमें कोई डिफरेंसेस होता है, सरकार का जो निर्देश हो सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक यही है और कानूनी तौर पर लोग मान भी रहे हैं कि यही होगा। संतोष, देखिए मरगूब आलम, जब वारंट जारी है तो फिर सरकार भी इसमें अब कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। रही बात की काम में बाधा मामला, तो बताइए कि अस्पताल में जाके मरीज काम में बाधा का तो तेज प्रताप पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए, गिरिराज सिंह पे भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। कई ऐसे विधायक हैं जो जा रहे हैं सरकारी अस्पताल में वो देखने के लिए, वो भी आपदा एक्ट के खिलाफ है। जब अगर आपदा एक्ट के खिलाफ अगर लॉकडाउन लगा हुआ है और नहीं निकलना है तो विधायक और मंत्री क्यों निकल रहे हैं? उनकी तो कोई जिम्मेवारी तो है नहीं, वो किस हैसियत से निकल रहे हैं? क्या वो डीएम से परमिशन लेके जा रहे हैं? कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं पप्पू यादव की गिरफ्तारी से। लेकिन अगर पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने क्या कहा है, जरा ये पहले सुनिए कि पप्पू यादव इस पर क्या कह रहे हैं कि अपनी गिरफ्तारी को लेकर। उनकी पत्नी ने तो कहा है कि हत्या की साजिश रची गई है और उसी साजिश के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। सरकार पप्पू यादव की हत्या कराना चाहती है, लेकिन पप्पू यादव गिरफ्तारी के बाद क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, क्या किस जुर्म में आपको ले जाया जा रहा है? हमको क्या पता भैया, ये इनसे ना पूछिएगा। हटे आप लोग, बाहर जाने नहीं दे रहे थे। देखिए सर, बाधा मत पहुंचाइए। करने की बात कहिए, लोगों को बचाएंगे, उसका ये प्रतिफल है। आप नीतीश कुमार की ज्यादती, जुल्म, अत्याचार कि जिसको गिरफ्तार करना चाहिए, इनका कहा गया नहीं जाने फंसाएंगे नहीं, बचाएंगे नहीं, जिसको बचाना चाहिए दिखा रहे हैं, फंसा रहे हैं। चलिए, तो पप्पू यादव का बयान भी आपने सुना, लेकिन सवाल ये उठता है कि गिरफ्तारी की वजह सिर्फ वारंट है या फिर एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। छपरा में भी इन पर एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन आज की तारीख में इनके गिरफ्तारी का क्या मतलब है, जबकि पप्पू यादव आम लोगों के दिल में अपनी जगह बना लिए हैं। राजेंद्र नगर में जब बाढ़ आया था उस दौरान भी जो उन्होंने अपना काम किया था, जनता के बीच जाके लोगों ने देखा है, वो वोट में परिणत हो या ना हो, जिस मध्यम वर्ग के लिए पप्पू यादव ने जो संघर्ष किया या ये जो जिस तरीके से वो काम किए, वो वर्ग इनको इस गिरफ्तारी के बाद भी पसंद करे या ना करे। लेकिन एक सवाल उठना लाजमी है और सवाल उठ भी रहा है कि पप्पू यादव जब कोरोना के काल में जो अस्पतालों में क्या कुव्यवस्था है उसको वो उजागर कर रहे थे, ऐसी स्थिति में उनको गिरफ्तार करना देश और दुनिया में नीतीश सरकार की किरकिरी होगी, ये तय माना जाता है। ये तय है भी कि पप्पू यादव के आज के समय में उनकी गिरफ्तारी, वो भी नवासी के एक मामले में, हर कोई समझ रहा है कि आखिर पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई है। लेकिन सरकार ये अपनी फर्जियत क्यों करा रही है, इसके पीछे की भी सियासत समझिए। बिहार में यादव वोट को लेकर बड़ा समीकरण चल रहा है। वो यादव वोट लाख कोशिश के बावजूद भी लालू यादव के परिवार के फोल्डर से बाहर नहीं आ रहा है। क्या पप्पू यादव की गिरफ्तारी के सहारे सरकार यही चाह रही है कि एक सहानुभूति लहर पप्पू यादव के लिए उठे और जो यादव वोट है वो लालू के यादव के परिवार से बाहर निकले? ये भी एक सियासत हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि इस तरह के सियासत के तहत भी ये कार्रवाई हुई है। लेकिन इन सब से सियासत जो भी हो, लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल उठना लाजमी है। चलिए अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं, और ये खबर उस महिला का है जो कल चीख चीख कर कह रही थी कि हमारे साथ अस्पताल में क्या व्यवहार किया गया, अस्पताल प्रबंधन के द्वारा क्या व्यवहार किया गया। चीख चीख कर वो कह रही थी कि किस तरीके से उनके पति को ऑक्सीजन लगाने के लिए पैसे मांगा जा रहा था। इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने भी संज्ञान लिया है और छपरा, भागलपुर और पटना एसएसपी से पूरी रिपोर्ट मांगी है। कार्रवाई करने का आदेश हुआ है। हरकत में अब पुलिस मुख्यालय आई है, और पुलिस मुख्यालय जिस तरीके से हरकत में आई है तो पटना एसएसपी पर भी दबाव बना है
हालांकि जो खबरें आ रही हैं कि पीड़ित महिला अभी फ़िलहाल बयान देने को तैयार नहीं है। जिस मानसिक दौर से वो गुजर रही है वो अभी थोड़ा वक्त चाहती है कि हम मीडिया में बयान दिए, हम पुलिस को लिखित बयान देंगे, लेकिन हमें थोड़ा वक्त चाहिए, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। तो ज़रा सुनिए वो महिला क्या कह रही है, जो कल से लगातार वो चीख चीख कर आज पूरे सोशल मीडिया पर भी और कई चैनलों पर भी उन्होंने चीख चीख कर अपनी बात रखी है। तो ज़रा वो सुनिए कि महिला कह क्या रही है। वो सर, वो लास्ट था मेरे बाबू का लाइफ, उसके बाद कुछ नहीं बोला। ऑक्सीजन के चलते मार दिया बाबू को। और इनके पास था ये रूम में चलिए, रूम में जाइए, रूम में जाइए आप लोग। जी एक मामला अभी सोशल मीडिया के थ्रू संज्ञान में आया है, तो उसी मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके जांच की जा रही है। आपने वहाँ के एएसपी का भी बयान सुना कि अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच किए हुए भी 24 घंटे से अधिक समय हो गया है और जांच पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महिला थाना के एसएचओ का आदेश हुआ है कि आप अपने बयान पर फिलहाल आप एफआईआर दर्ज कीजिए और आगे की कार्रवाई कीजिए। और पटना एसएसपी को भी कहा गया है कि आप इस मामले में त्वरित कार्रवाई कीजिए और जो भी संभव हो सकता है इस महिला के मदद के लिए आगे बढ़िए। पूरा पुलिस मुख्यालय, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं पटना में, वो तमाम इस महिलाओं के न्याय मिले इसके लिए खड़े दिख रहे हैं। ज़रा सुनिए वो महिला क्या कह रही हैं, जो अपने चीख चीख कर कह रही हैं कि उनका पति तो उनका साथ छोड़ ही गया है, लेकिन हम न्याय के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। मैं फाइट दे रही हूँ और ये लोग मेरे बाबू को खत्म कर देंगे। इतना ऑक्सीजन का किल्लत सर, मेरा बाबू डर गया बहुत ज्यादा। ऑक्सीजन सिलेंडर देखता था और कहता था हाँ वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। मैं कहती थी नहीं खत्म होगा बाबू। 1.5 घंटे के लिए सर ऑक्सीजन सप्लाई बंद रहता था। बाद में हमें पता चला ये लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं अंदर में ऑक्सीजन सिलेंडर का। जो अस्पताल वाले हैं ना, वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खरीदे उन्हीं से। हम भी खरीदे सर, मैंने भी खरीदा। क्या करते हमें भी तो चाहिए था। परसों सर सुबह में हमारे पास एक ही सिलेंडर था, पाइपलाइन बंद हो गया। मेरे हस्बैंड को बाईपैप लगा हुआ था, उनको 2 सिलेंडर से जाना था, एक ही सिलेंडर था। सिलेंडर मांगते मांगते कहीं नहीं मिला सर, मेरे हस्बैंड खत्म हो गए। सर, मेरा बाबू चला गया हमको छोड़ के। आपके साथ यहाँ पे भी सर, यहाँ पे राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर। चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर। मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वरना अगर बाहर होता चप्पल खोल के मैं मारती सर ऐसे इंसान को। वहाँ पे मायागंज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, कोई भी डॉक्टर नहीं आता है, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं, जूनियर डॉक्टर नहीं, और पेशेंट की सिर्फ एंट्री कर देते हैं कि फिजियोथेरेपी किया गया। ये बेबाबू नाक का क्या करते हैं, नेबुलाइज किया गया, 4 बार नेबुलाइज किया गया, कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ पेशेंट की एंट्री कर देते हैं। एंट्री सब किया हुआ रहता है कि ये बड़े डॉक्टर आए, ये बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने पेशेंट को देखा, नेबुलाइज किया, फिजियोथेरेपी हुआ, पेशेंट को कुछ नहीं, मतलब सीपैप पे पड़ा हुआ पेशेंट, और उसको देखने के लिए 24 घंटे में कोई नर्स नहीं आती है। रूम बंद करके और सब सोते रहते हैं। दरवाजा ठकठकाइएगा तो चिल्ला के बोलेगी दूर भागो यहाँ से, कोरोना पेशेंट के यहाँ से आई हो, हम लोग अभी रात में नहीं आ सकते। हम लोग क्या मर जाए पेशेंट के लिए? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है देखने के लिए किसी को। ये लोग पटना में तो 26 तारीख को आए पटना। मैम आपके साथ जो ये सब हुआ, गलत हुआ, इसकी शिकायत आपने किसी को की है? अभी किसको करे सर, परसों तो मेरा बाबू गया है। अब क्या चाहती हैं सरकार से? क्या अभी सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि सारे जगह ये, सबसे पहले तो मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले जिस पे मैं ये बोल सकूँ टीवी पे जाके, ताकि लोग बचें। अब जिसके साथ जो हो नहीं हो तो सेकेंडरी है। हमारे जैसे जो लोग में पड़े हैं ना, जो ये छोड़ के भूल जाते हैं कि पेशेंट का ख्याल डॉक्टर्स रखेंगे, वो जाके अपने पेशेंट का ख्याल रखें, नहीं तो सब मर जाएंगे सर, सब मर जाएंगे। एक डॉक्टर एक दिन आए राजेश्वर में, कहते हैं अरे ये बेड अभी तक नहीं खाली हुआ है, मतलब ये आदमी अभी तक नहीं मरा है। एक आदमी के बारे में आप सोचो सर जरा सा, आप सोचो सर जरा सा। मेरे हस्बैंड को वेंटिलेटर पे नहीं रखा सर, वो शायद बच जाते। और जब मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर, उसने बात की कि आपने वेंटिलेटर पे क्यों नहीं रखा, तो झूठ कह रहे हैं कि फैमिली वालों ने मना किया। हमें कोई सजेशन नहीं दिया, कोई सजेशन नहीं, पे आप रख सकते हो, कुछ भी नहीं सर।
ये स्थिति है। और चलिए अब एक्शन का वक्त आ गया है, तैयारी शुरू है। कई पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी कई निर्देश जारी किए गए हैं भागलपुर और पटना एसएसपी को, और त्वरित कार्रवाई का आदेश भी हुआ है। लेकिन फिलहाल पीड़िता पुलिस के समक्ष बयान देने से थोड़ा अभी बच रही हैं कि हम अभी फ़िलहाल उस स्थिति में नहीं हैं। जैसे ही इनका बयान दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज होगा, जो जिन पर ये आरोप लगा रही हैं उन पर मुकदमा भी दर्ज होगा। हाई कोर्ट में भी त्वरित सुनवाई के लिए पिटीशन दायर किया गया है। 24 घंटे के अंदर वो उस पिटीशन पर हमें लगता है कि हाई कोर्ट भी विचार करेगी। समा सिन्हा एक पिटीशन फाइल के सीनियर एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के, उनके पिटीशन को भी स्वीकार कर लिया गया है। किसी भी समय इस मामले में हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है। चलिए अब एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ अन्य खबरें हैं जिन खबरों पर हम चर्चा करेंगे कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से बक्सर और अब छपरा, दो जगह से इस तरह की खबरें हैं। बक्सर का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि खबरें आ रही है कि छपरा में भी गंडक नदी में यूपी से बड़ी संख्या में डेड बॉडी को फेंका जा रहा है। चलिए हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कई ऐसी खबरें हैं जिन खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आप सबों का स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं ये कैसी हरकत। बक्सर का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है। 78 डेड बॉडी मिल चुके हैं जिनको बक्सर प्रशासन ने जिनका अंतिम संस्कार किया है, उनका पोस्टमार्टम कराया गया है और मामले की जांच का आदेश दिया गया है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उन जिले के डीएम और एसपी से शिकायत की गई है। और ये मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि अब दूसरी खबर अब छपरा से आ रही है। गंडक जो जेपी सेतु है बिहार और यूपी को जोड़ने वाले सिताब दियारा के पास, वहाँ भी इसी तरीके से पुल पर से नीचे डेड बॉडी को फेंका जा रहा है और वो डेड बॉडी बिहार की तरफ बढ़ रहा है बिहार की तरफ। तो ये जो पड़ोसी राज्यों का जो हरकत है, वहाँ के जो लोगों का जो हरकत है, वाकई में ये चौंकाने वाली बात है कि इस तरीके से जो डेड बॉडी को फेंका जा रहा है, जबकि कोरोना को लेकर एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी हुआ है कि एक प्रोटोकॉल है कोरोना के मरीजों का अंतिम संस्कार करना। इस तरीके से बहती हुई नदी में फेंकने से अभी तक तो इस पर कोई रिसर्च इस तरीके का नहीं आया है कि डेड बॉडी अगर कोरोना संक्रमित का अगर नदी में फेंका जाता है तो कई तरह के जानवर इसको खा सकते हैं, मछलियाँ खा सकती है, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका तो भी रिसर्च सामने नहीं है। लेकिन जिस तरीके का प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल को जिस तरीके से यूपी के प्रशासन तोड़ रहे हैं, ये वाकई में हमें लगता है कि कठोर कार्रवाई की जरूरत है कि जो भी इस कार्रवाई में शामिल हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जरा हम जाकिर से हम जानना चाहेंगे, छपरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि जाकिर से हम जानना चाहते हैं कि ये स्थिति क्यों बनी है कि अब बक्सर का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ, अब छपरा से ये खबर आने लगी है, तो बड़ा मुश्किल है इस तरीके से ये चीज़ें सामने आनी। ये क्या तरीका है, इसको क्या आप कह सकते हैं कि आप जो है सो एक तो प्रोटोकॉल है, एक तो दाह संस्कार में शामिल होना, वैसे भी कोरोना संक्रमित मरीजों का अंतिम संस्कार करना बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वैसे इस तरह के सार्वजनिक जगहों पर फेंक देना, नदी में फेंकना, पता नहीं इसका क्या आने वाले समय में इसका नदी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, नदी में जो जीव जंतु रहते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस प्रवृत्ति से हमें लगता है कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो सिस्टम तो प्रभावित होगा ही। नदी का जल स्तर अगर इस तरीके से संक्रमित होती है तो उसका भी एक व्यापक असर देखने को मिलेगा। और ये हरकत वाकई में ये प्रशासन के द्वारा इस तरीके से इस तरह की हरकत होना वाकई में शर्मसार करने वाली बात है। चलिए हमारे साथ जाकिर जुड़ चुके हैं छपरा से। जाकिर जी, ये अब बक्सर का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि छपरा से आज ने आप खबर भेजी है कि गंडक नदी में जो है सो यूपी की तरफ से डेड बॉडी फेंका जा रहा है। थोड़ा सा सुधार देता हूँ, ये सरयू नदी है जो बिहार उत्तर प्रदेश से बहते हुए आती है बिहार की तरफ, और बिहार के सारण जिले को बलिया के यूपी के बलिया जिले से जोड़ने के लिए जयप्रकाश सेतु बनी हुई है, जो सड़क पुल है,
उस सड़क पुल का इस्तेमाल आजकल लाशों के लाशों को डिस्पोजल करने के लिए किया जा रहा है, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है। और आज तो हद हुई कि जब 200 एक तो पीपी मतलब एक तो बाकायदा ये मेडिकल किट में बांधा हुआ मिला और दूसरा एक जो 100 था वो कफन में लपेटा हुआ था। ये 2 लाशों के मिलने के बाद उस इलाके में हरकंप मच गया, जो मांझी का सीमावर्ती इलाका है। जिसके बाद तस्वीरें बाहर सामने आई और उसके बाद जो घमासान मचा उसमें ये बात सामने आई कि यूपी और बिहार की तरफ से जो एम्बुलेंस आते जाते हैं उन एम्बुलेंसों में जो 100 होता है उसको लोग फेंक के भाग जाते हैं। ये अमूमन रात के अंधेरे में किया जाता है, जिसकी वजह से पानी में लाश गिरने के बजाय अगर रेत पे गिर गई तो वही रह जाती है। अब लाशों के कौन सी लाश थी जो कि पानी में गिरी और बह के कहीं और चली गई, और कितनी लाशें जो 2 लाशें थी वो रेत पे गिरने की वजह वही रह गई, जिसके बाद ये सारा मामला खुल के सामने आया। जी बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जाकिर जी जुड़े हुए थे छपरा से। इस मामले में महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिकरीवाल ने बड़ी कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। जरा सुनिए कि सिकरीवाल साहब क्या कह रहे हैं। जेपी सेतु से जो छपरा बलिया के बीच में जो सेतु है उस पर से लोग बड़ी नीचे बिक देते हैं। मैंने जिला के पुलिस के बड़े पदाधिकारियों से भी और यहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी से भी मैंने बात किया, उस पर सख्ती करिए कि लोग बड़ी बिगे ना, उसको डिस्पोजल करने का जो तरीका है उस तरीका से करिए, या फिर अगर पानी में कहीं बिगना है तो उसके भी तरीके जो बनाए गए हैं वहाँ जो पानी में ही वहाँ नीचे दब जाए, फिर वह बह करके कहीं दूसरे जगह न लगे, ऐसे करने का काम आप करें। और उसके लिए प्रशासनिक स्तर पर वहाँ कड़ाई हो, प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था हो। मैंने बड़ी अधिकारियों को भी और थाना प्रभारी को भी मैंने ऐसा आग्रह किया है। चलिए, सरकार इन्हीं की है। हमें लगता है कि इनको यूपी के सीएम से बात करनी चाहिए। थाना प्रभारी और नीचे स्तर के अधिकारियों की बात करने से समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। चलिए, अब हम आपको जो है सो ले चलते हैं बोकारो। कोई रह न जाए भूखा। जी हाँ, इस महामारी में कई ऐसी संस्थानें हैं जो काम कर रही है। इस्कॉन में लगातार खाना बनाने का काम चल रहा है और घर घर पहुंचाया जा रहा है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिनके घर में भोजन बनाने की समस्या है, उनका घर हो, या फिर कई तरह के जो गरीब लोग हैं जिनका रोजगार का संसाधन जो रोजाना दिहाड़ी मजदूरी करके काम करते थे, उनके यहाँ अगर चूल्हा नहीं जल रहा है तो ये इस्कॉन के जो सदस्य हैं वो घर घर खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कई जगह पे जैन धर्मावलंबी भी इस काम में लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में देवघर और दुमका से ये खबरें आई हैं कि जैन धर्मावलंबी इस काम में लगे हुए हैं। बिहार के भी कई हिस्से में जो संगठन काम, स्वयंसेवी संगठन काम कर रहे हैं, जो धार्मिक संगठन काम कर रहे हैं, वो इस काम में लगे हुए हैं। हमें लगता है कि बिहार में भी पटना महावीर मंदिर है। हालांकि कोविड वार्ड की शुरुआत उन्होंने की है, लेकिन जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, जितनी आमदनी उनको आती है, उन्हें भी इस तरह के काम में आगे आना चाहिए। जो भी हिंदू धर्मावलंबी जहाँ कहीं भी इस तरह से जिनके पास संसाधन, काफ़ी संसाधन हैं, उनको आगे आने की ज़रूरत है इस कोरोना के संकट के घड़ी में। चलिए, अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। ये खबर भी कुछ कोरोना से संबंधित ही खबर है और खबर जमशेदपुर से है। किस तरीके से जमशेदपुर में भी लोग आगे आ रहे हैं, कोरोना के जो बचाव के काम हैं उसके लिए आगे आ रहे हैं। कोरोना का क्या स्थिति है, ये उसकी तैयारी हो रही है। और इस बीच जो हम जमशेदपुर की बात कर रहे थे, जमशेदपुर की एक बड़ी बात ये खबर आई है कि टाटा और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से 300 बेड का अस्पताल बनाया गया है जमशेदपुर में, और एक स्कूल को इस अस्पताल में परिणत किया गया है। अगर हमारे साथ जमशेदपुर संवाददाता अगर जुड़ गए होंगे तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस स्कूल को लेकर, स्कूल में एक बड़ी बिल्डिंग है, देख सकते हैं कि बिहार में भी कई इस तरह की स्कूल की बिल्डिंग है। जहां स्कूल बंद है तो आप कोरोना अस्पताल बना सकते हैं। एक अच्छी पहल हुई है। जरा सुनते हैं कि इस अस्पताल बनाने के पीछे जो संगठन, जिस संगठन के लोग, टाटा के लोग शामिल हैं, क्या कहना है उनका। 300 बेड के यहाँ पे नया हॉस्पिटल टाटा स्टील के द्वारा तैयार किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इनको दबाव दिया था कि चूँकि 3rd वेव होगा, चाहे अभी भी अगर हमारा कोरोना के जो ज़्यादा पेशेंट आ जा रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति को देखते हुए इस तरह की तैयारी किया जा रहा है।
ताकि और बढ़े। इसके अलावा हम लोग और कर रहे हैं, अभी UCL में अभी 30 बेड है, उसको 60 से 70 बेड होगा। और हमको SCL में जो 30 बेड है उसमें कल ही हमने 60 बेड करवा दिया है, ठीक ना। वो भी ऑक्सीजन सपोर्टेड होगा, कोई भी बेड बिना ऑक्सीजन सपोर्टेड नहीं रहा है। वो सदर हॉस्पिटल में भी हम लोग 103 से 109 तक पहुँच। चलिए, हमारे साथ मनोज जी जुड़ गए हैं टाटा से, जमशेदपुर से। मनोज जी, ये स्कूल में जो अस्पताल खोला गया है, किस तरह का स्कूल है और अस्पताल खोलने के लिए टाटा ने क्या क्या तैयारियां की है? देखिए, सीधे तौर पे मरीज की संख्या बहुत ज्यादा था और जिसके कारण मरीज सड़क पर दम तोड़ रहे थे। तो टाटा स्टील ने ये निर्णय लिया कि जो एक स्कूल है, जो केरला समाजम मॉडल स्कूल, वो पहले पुराना बिल्डिंग था। हालांकि इसको टाटा ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है और अपने कब्जे में पहले ही ले लिया था इस स्कूल को कार्यालय बनाने के लिए। लेकिन ये आपदा को देखते हुए तो टाटा ने निर्णय लिया कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ पर 300 बेड का अस्पताल बनाया जाए, जो TMH का जैसा अस्पताल हो। और पूरे TMH के जो डॉक्टर है वो लोग यहाँ पर मॉनिटरिंग करेंगे, टाटा ही मॉनिटरिंग करेगा। और सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलने वाली है वो सुविधा यहाँ पर बहाल किया गया है। तो 300 बेड जो है ऑक्सीजन युक्त 300 बेड, यानी कहें कि अब सेकेंड TMH जो है वो यहाँ शुरू हो गया है। कि अब जो लोग TMH के लिए परेशान होते थे कि TMH में बेड नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में और सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है, अब जो है कि ये 300 बेड में अब यहाँ पर लोगों का इलाज होगा और सारा सुविधा जो है वो TMH जैसा सुसज्जित होगा। जी धन्यवाद। देखिए, इस तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बिहार में भी कई चीनी मिल है जो अच्छे तरीके से चीनी मिल चल रहे हैं। हमें लगता है कि सरकार को उनसे संपर्क करनी चाहिए कि आप भी कम से कम 30-30, 40-40 बेड का भी अगर अस्पताल बना दें, ये लोग जो बना सकते हैं, स्कूल के कैंपस में स्कूल है, बाहर के भी स्कूल को गोद लेकर वो बना सकते हैं। तो जो समस्याएं हो रही है, जो ऑक्सीजन के कारण लोगों की मौत हो रही है, या अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा, बेड के अभाव में जो मौत हो रही है, वो हमें लगता है कि उसको टाला जा सकता है। बिहार में भी कई ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इस तरह के सहयोग कर सकते हैं। चलिए, इस खास बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल हमारी आपकी इसी समय मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।